इसके वन लाइनर तो कंप्लीट हो गए। लगभग 7 से 8 वीडियोस हैं मेरे चैनल पे लीगल पॉइंट सब से। प्लीज़ उसे वॉच करें, लाइक करें मेरे वीडियो को। चलिए अब बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो ये बायोलॉजी का पहला वीडियो होगा और ये वन लाइनर फॉर्म में है, जो सभी ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आते हैं, जैसे कि जो भी एसएससी, रेलवेज, स्टेट पीसीएस के हो गए, ये जुडिशरी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हो गए, एपीओ से रिलेटेड हो गए, जो भी एग्ज़ाम जिसमें कि साइंस आता है तो बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्लीज़ वॉच करें मेरे वीडियो को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होता है? तो ये नियॉन में होता है। अमोनिया में नाइट्रेट का तनु, एक सेकेंड, अमोनिया में नाइट्रेट का तनुकरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? तो डेवार्डा मिश्र धातु का प्रयोग करके क्षारीय माध्यम में। PAN यानी पैन द्वारा सर्वाधिक प्रभावित सल्फर युक्त एमिनो एसिड क्या है? तो ये सटीन है। कर्क्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? तो हल्दी से। फिर 2 या 2 से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रक्रिया, रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं? तो प्रतिरोध कहते हैं। फिर वातावरणीय वायु में तांबे का दहली यानी कि थ्रेशोल्ड सीमा मान कितना होता है? तो 1.0 mg/m3। फिर किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन या घोल से तांबे यानी कॉपर का निक्षेप होता है? तो लौह। पादप जल संबंधों में साई एम प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो जल विभव। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है? तो बाह्य सेमीकंडक्टर। गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत यानी तनु करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का। क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है? फ्लोरीन। प्रत्येक रसायन के प्रति अलग अलग उद्भाषण यानी कि एक्सपोजर के प्रभावों की अपेक्षा रसायनों के मिश्रणों के प्रति उद्भाषण के प्रभाव अधिक होते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो सक्रिया कहते हैं। किसमें सिल्वर नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में। किस यंत्र द्वारा गैसों का भार एवं घनत्व ज्ञात किया जाता है? तो एरोमीटर के द्वारा। थॉमस मिगले जूनियर ने किसकी खोज की थी? CFC की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। फोटान की खोज करता है रदरफोर्ड। वर्ष 2009 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को रासायनिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर वेंकटरमन कृष्णन। फिर संचायक बैटरियों में उपयोग होने वाली धातु है शीशा। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है चांदी। किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? पारा को। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? फ्रेंसियम है। आगे की स्लाइड पे चलते हैं। इसमें वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशंस। तो नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नियोनेटोलॉजी। फिर मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हेल्मिन्थोलॉजी कहते हैं। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किससे है? तो विषों से है। विष। किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन कहते हैं? तो प्रकिण्वन एंजाइम। फिर एक्सोजीव विज्ञान में मुख्यतः किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष परतों पर जीवन। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कार्डियोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का। मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे। ऑर्निथोलॉजी में किसके अध्ययन किए जाते हैं? तो पक्षी के। फिर प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में किस भाषा का प्रयोग होता है? लैटिन का। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवरों दोनों का। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। और फिर कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। कौन सा विषय जनसंख्या व मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? जननांकिकी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो बायोनिक्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
तो रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के संयोजन से। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं ओलरीकल्चर। विटीकल्चर के द्वारा कौन उत्पादित होता है? अंगूर। वर्मीकल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? वृद्धि से। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विचरण का। फिर वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं जेरोंटोलॉजी। पेडोलॉजी किसके वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? मिट्टी के। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? तो ये डाक टिकट जमा करता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन है। लिथोट्रिप्सी क्या है? तो गुर्दे की पथरी कीड़ों द्वारा तोड़ना है। जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संसार की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कीटों की है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। कौन मछली नहीं है? तो स्टारफिश मछली नहीं है। कौन एक वास्तविक मीन या मछली है? तो कैटफिश है। कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो समुद्री घोड़ा। सबसे बड़ा स्तन पाई कौन सा है? तो व्हेल मछली है। व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनपाई है। इसे स्तनधारी शायद कहते हैं, सॉरी स्तनधारी ही होगा। कौन अंडे देता है और बच्चे नहीं देता? तो एक कीटना। उड़ने वाला स्तनधारी है चमगादड़। उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो चमगादड़। डाल्फिन वर्गीकृत की जाते हैं तो स्तनी में। सील किस जाति का है? तो स्तनधारी है। एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। कौन सा गुण समुद्र मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो जानने की इच्छा प्रकट करना। कौन सा एक कपी नहीं है? लंगूर। नील गया किस कुल में आती है? हिरन में। ऑक्टोपस एक मृदुकवची यानी मोलस्क है। सबसे बड़ा कशेरुकी है स्क्विड। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है? तो कुक्कुटों का। टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी वंशी। जुगनू होता है एक कीट। कौन सा कीट नहीं है? मकड़ी। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती हैं 8 टांगे। किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर यानी कि नॉकटर्नल होते हैं? तो मच्छर, चमगादड़, उल्लू। कौन सा प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? ऊँट। सर्पों की विष ग्रंथियाँ किस की समान है? तो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों की। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोद्भिद। कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो ये घटपर्णी है। घटपर्णी का कौन सा भाग घट में रूपांतरित होता है? पत्ता। निपेंथिस खासियाना यानी कि घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है तो मेघालय में पाया जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तने से। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? प्रकंद है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है एक बीजी बेरी। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुंमग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहते हैं? भिन्न काल पक्वता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर है अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो शकरकंद है। फिर किस पादप का संग्रह अंग तना नहीं है? तो शकरकंद का। कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? आलू है। कौन सा एक कंकु और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य है? तो कवक मूल है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है? तो सहजीवी है। मटर पौधा है साग का। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ने के। लौंग है एक बंद कलियां। मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? तो लौंग होती है। केसर होता है एक सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भागों का। कौन सा एक फल है? भिंडी। कार के किस पेड़ से प्राप्त होता है? स्कैकर्स से। फिर लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है कैप्सेसिन। फिर रेशम का कीड़ा यानी कि सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी कि फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो कोशित यानी पुपा में। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं शहतूत की पत्तियां। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है आवृत बीजी पादप से। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयुक्त
की जाती है? सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? तो छाल से। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजी पादप से। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है क्लोरोक्वीन। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो डायटम का। शहतूत का फल है तो सोरोसिस है, उसे सोरोसिस कहते हैं। फिर आगे चलते हैं एक स्लाइड पे। कौन सा रेशा पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो कपास। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता? तो ट्रिटिकेल। कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों यानी कि ऑयल सीड मस्टर्ड की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि इनके तेल में ईरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड दूरबीन द्वारा। स्पॉन्जी टिश्यू यानी स्पॉन्जी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं तो मरुद्भिद कहते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहते हैं? हैलोफाइट। एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं यांत्रिक अवलंब के लिए। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण किस माध्यम से करते हैं? तो जड़ों के बालों से। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा परिणाम देती है जल का प्रकाश अपघटन। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है मेथेन के। अधिकांश कीट शोषण करते हैं वातक तंत्र से। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। जल से बाहर निकाल ले जाने पर मत्स्य मर जाते हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाते। मछलियों में समानांतर शोषण होता है गलफड़ों द्वारा। सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसायनिन। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। ईस्ट और मशरूम है फफूंद। मशरूम क्या है? कवक है, यानी कि वही फंजाई फफूंद। कपास का प्रमुख घटक है तो सेलुलोज है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। मार्फिन किससे प्राप्त होती है? तो फल से। अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अध पके फल से। खेती का नामकरण देख लेते हैं और खेती देख लेते हैं। तो इसमें पहला है कि फूलों की खेती, इसमें इसको क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। और फलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं। फिर फसलों की खेती को एग्रोनॉमी, फलों की खेती को पोमोलॉजी। और कीट वर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने वाला विज्ञान। कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत किसे कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। खाद वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर जैव उर्वरक है केचुआ। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? ऑलरीकल्चर। तने के रूपांतरण के उदाहरण है गन्ना, आलू, अदरक। जड़ों के रूपांतरण के उदाहरण है शलजम, गाजर, शकरकंद। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल। प्याज काटने पर कौन सा एंजाइम निष्कासित होता है? सिंथेज। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में पाई जाती है? छाल में। पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिका जैंथीन। पपीते का वानस्पतिक नाम है कैरिका पपाया। अब वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, देख लेते हैं। कोशिका विज्ञान है तो कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। कवक विज्ञान में कवकों का अध्ययन। शैवाल विज्ञान में शैवालों का अध्ययन। विषाणु विज्ञान में विषाणुओं का अध्ययन। टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइटा का अध्ययन। लाइकोनोलॉजी में लाइकेंस का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान में जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन। और फिर सिल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। मेनेटोलॉजी में निमेटोडा का पादपों के साथ अध्ययन किया जाता है। फिर है पोडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। पोलेनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। एक्सथियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। बाह्य जीव विज्ञान अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन। पादप प्रजनन संकरण की विधि का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। फिर सांपों का अध्ययन, सर्पों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें हेडिंग हमको पढ़ना है कोशिका विज्ञान।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोडियम बेंजोएट प्रमुख घटक है कोशिका भित्ति का। हमारे शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो 4% होती है। डीएनए संरक्षण का सही मॉडल किसने बनाया था? तो वाटसन और क्रिक ने। डीएनए परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? और डॉक्टर एलेक्स जेफरीज द्वारा। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो फास्फोलिपिड से। मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ है प्रोटीन। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति में। सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्र होता है? तो ये कोशिकीय श्वसन यानी कि सेल रिस्पायरेशन का। आनुवंशिक सूचनाओं को एक संतति से दूसरे संतति में भेजने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो डीएनए। यदि एक कोशिका के व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव होगा तो आधा। किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो नाइट्रोजनी आहार को। किसी कोशिका में अचल संपत्ति किसको माना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को। फिर कोशिका में कौन सी पाचन थैली यानी कि डाइजेस्टिव बैग अथवा मृत्यु की थैली कहलाती है? तो लाइसोसोम। सेल यानी कोशिका का पावर प्लांट किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। एचआईवी में पाया जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल होता है तो 2 डीएनए होता है। किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग यानी हिस्से तैयार किए जा सकते हैं? तो स्टेम कोशिकाओं से। संरचनाओं के कौन से युग में प्रायः पौधे और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो अंतःद्रव्य जालिका और कोशिका कला। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। शीत संवेदी पादपों के झिल्ली लिपिड में क्या होता है? तो ये होता है कम अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है उसमें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो क्लोरोफिल होता है। डीएनए में थायामीन डाइन द्विभाजित संरचना किसके कारण होती है? तो यूवी किरणों के कारण। कोशिकाओं की वह संरचना जिसमें प्रकाश अवरोधन वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं? हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। वे तना कोशिकाएं जिनसे अन्य प्रकार की कोशिकाएं विकसित की जा सकती हैं वो कहाँ से आती हैं? तो भ्रूण से। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। साधारण मानव में गुणसूत्र होता है, ये पिछले स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा, तो 46। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या कितनी है? 23। 23 दूनी 46। किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? छिपकली में। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो उसमें कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में नहीं होती है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति। और फिर जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पिछले स्लाइड में पढ़े हम। पित्त पिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिकाओं के साथ या अंडाशय में। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस से निम्न कोशिकांगों यानी सेल ऑर्गेनेल्स में से किन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? तो अंतःद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स की। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तिल्ली में। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण यानी सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को कहते हैं एपाप्टिसिस। एपाप्टोसिस। हमारे तंत्र में अधिकतम एपीटी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है कौन सा है? क्रेब्स चक्र। डीएनए और आरएनए में अंतर देख लेते हैं। इसमें शर्करा, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। डीएनए में शर्करा डीऑक्सीराइबोस होती है और आरएनए में राइबोस होती है। डीएनए में क्षार एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एवं साइटोसिन होता है। आरएनए में क्षार थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। बाकी एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन होता है आरएनए में भी। यह मुख्यतः डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसमें भी कुछ है अंतर आरएनए और इसमें पादप और जंतु में अंतर है, देख लेते हैं। पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप में रिक्तिकाएं यानी कि वैक्यूल्स बड़ी होती है और जंतु में रिक्तिकाएं छोटी होती हैं। पादप में लवक पाया जाता है और जंतु में लवक नहीं पाया जाता है। पादप में तारक काय अनुपस्थित होता है जबकि जंतु में तारक काय उपस्थित रहता है। पादप का आकार आयताकार होता है जबकि जंतु का आकार वृत्ताकार होता है। कोशिका विभाजन में कोशिका विभाजन में कोशिका के मध्य रेखीय भाग अंतर्वलन का निर्माण होता है जबकि जंतु में कोशिका विभाजन में कोशिका एक पट द्वारा 2 भागों में बढ़ जाता है। चलिए आगे के हेडिंग है अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। तो अनुवांशिक यूनिट यानी अर्थात जीन किसमें होते हैं? गुणसूत्र में, क्रोमोसोम में होते हैं। किसी जीव के वंशागत
वंशागत जीनों की कुल संख्या कितनी होती है? किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में माता और पिता यानी प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं फेरोमोन। जीन शब्द किसने बनाया था? W.L. जोहानसन ने। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। सभी चींटियों में फॉर्मिक अम्ल ही होता है। आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तुत किए थे? तो मेंडल ने। फिर बिना निषेचन के अंडे विकास को क्या कहते हैं? पार्निथोजेनेसिस कहते हैं। जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? तो पिता के शुक्राणु से। वनस्पति प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्या कहते हैं? तो क्लोन कहते हैं। पद जीन किसने बनाया था? जोहानसन ने। पहले हम लोग ऊपर ही पढ़े हैं। जंतु परागत का आशय क्या है? तो जंतुक द्वारा परागण। भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? प्लेसेंटा। शिशु का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो पिता के क्रोमोसोम से। ये हम लोग ने ऊपर ही पढ़ा है। एलोसोम होते हैं लिंग गुणसूत्र। सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। बार बार बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, चलिए पढ़ लेते हैं, हमें ही फायदा होगा। जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? तो पिता के शुक्राणु से। सूत्रकर्णिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्र होता है? तो कोशिका श्वसन का। आनुवंशिक सूचनाओं को एक संतति से दूसरे संतति में भेजने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो डीएनए। मानव तथा अन्य जीवों में जीन आनुवंशिकता को नियंत्रित करते हैं। यह जीन क्या है? तो गुणसूत्रों का मनका जैसी संरचना। कुछ वायरसों में आरएनए होती है परंतु डीएनए नहीं। इससे क्या पता चलता है? तो आरएनए आनुवंशिकी जानकारी को वायरसों में संप्रेषित करती है। पुष्प का कौन सा भाग परागण पैदा करता है? परागकोश। पर्णांग यानी फर्न किसके जरिए प्रजनन करता है? तो बीजाणुओं यानी स्पोर्स के जरिए। मक्का में परागण कैसे होता है? तो हवा द्वारा संकरण परागण से। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण कैसे होते हैं? तो रुक्ष यानी कि रफ और चिपचिपे। परागण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग क्या होता है? तो हक बिंदु। वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक यही है G.J. मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था गार्डन पी मडर। फिर मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये लैंगिक जनन पर। जीनोम चित्रण यानी कि जीनोम मैपिंग का जिससे संबंध है वो जीन्स का चित्रण से है। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में से ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। फ्लोमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बारबरा मैक्लिंटॉक ने। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? तो टायरोसिन। निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन देख लेते हैं। अंडाशय भित्ति फल भित्ति बन जाता है। त्रिसंयोजक केंद्र भ्रूण पोष में परिवर्तित हो जाता है। अंड कोशिका भ्रूण बन जाता है। बीजांडकाय पेरिस्पर्म बन जाता है। बीजांडासन बीज बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहेंगे बायोलॉजी के सीरीज़ को आगे भी। तब तक के लिए थैंक यू।